नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 एनसीईआरटी इतिहास हमारे अतीत भाग 3, जिसकी श्रृंखला में आज हम इसका चैप्टर नंबर 6 बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक चित्र दिया गया है। ये 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पर एक जो व्यापारिक जहाज है स्थित, उसके बारे में बताया गया है। व्यापारिक जहाज़ों के बारे में भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। डच और ब्रिटिश व्यापारी जहाज 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे, लेकिन 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा था। हम अच्छे से जानते हैं और पहले की बुक्स में पढ़ चुके हैं कि 1600 में जो ईआईसी है, ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसको ब्रिटेन के एक चार्टर द्वारा अनुमति पत्र मिल जाता है कि ये भारत में एकमुश्त व्यापार करेगी। एकमुश्त यानी अकेली एक कंपनी होगी जो यहाँ पर भारत में व्यापार करेगी और कोई कंपनी ब्रिटेन की इसके साथ कंपटीशन में नहीं आएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक चार्टर की मिल जाने के बाद ईआईसी जो है वो किस तरह से भारतीय भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी जड़ों को गहरा जमा लेती है और कैसे धीरे-धीरे यहाँ की आर्थिक, राजनैतिक और सारी चीज़ों पे कृषि में सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप करती है और यहाँ के उद्योग धंधों को बर्बाद कर देती है। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा इस्पात उद्योग, इन दोनों उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की क्या दशा थी। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा, तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लग गया था। ठीक है। अब देखिए, ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध है। हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जा हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीजें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड और यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहां के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह से ब्रिटेन में तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगा। इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह के असर पड़े, इसी प्रस्तुत अध्याय में हम इसी सवाल का अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, पहले क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिश सत्ता है, यानी जो ब्रिटिशर्स हैं, ये क्या कर रहे थे, यहाँ से कच्चा माल खरीद रहे थे। क्या कर रहे थे? कच्चा माल खरीद रहे थे। ठीक है? और ये जो कच्चा माल है वो यहाँ से जाता था, ब्रिटेन में जाता था और उत्पादन होता था। ठीक है? अब किसी भी उद्योग को पनपने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए? एक तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए और एक उसको दूसरा चाहिए मार्केट। है ना? अब ये दोनों ही चीज़ें जो हैं, ये इन्हें कहाँ दिखाई दे रही हैं? भारत में दिखाई दे रही हैं। किनको? ब्रिटिशर्स को। क्योंकि कच्चे माल की उपलब्धता भी आसानी से थी और अगर ये सारा माल जो है, कच्चा माल यहाँ ब्रिटेन में चला जाता था, ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में बनकर आता तो वहाँ से सस्ता होता था और यहाँ पर ही उसको अंग्रेज़ी माल को, ब्रिटिश माल को भारतीय बाज़ारों में बेचा जा रहा था। जिससे हुआ क्या कि यहाँ के जो शिल्पी थे, जो व्यापारी थे, उनका काम खत्म हो गया क्योंकि धीरे-धीरे उनका काम खत्म कैसे होने लगा, बर्बाद कैसे होने लगा, क्योंकि भारत में जो जो प्रोडक्शन हो रहा था, ये मैनुअली हो रहा था। मैनुअली यानी हाथ से कपड़ा बुनते थे, है ना? और सूती कपड़ा जो बुनते थे, वो अच्छी क्वालिटी का भी होता था। लेकिन अब ये जो ब्रिटिश कंपनियों में, जो फैक्ट्रियों में जो माल तैयार हो रहा था, वो उसके ऊपर उनकी लागत कम आ रही थी। जहाँ पर देखो, एक यूनिट बनने में एक अ, एक जो भारतीय जो शिल्पी हैं, उसको कोई अगर 1 यूनिट बनानी है या कोई एक कपड़ा बनाना है, तो उसको अगर 10 दिन भी लगते हैं। देखिए, अगर किसी सॉरी, अगर किसी भारतीय शिल्पी को एक कपड़ा बनाना है और अगर उसको 10 दिन लगते हैं बनाने में, तो वहीं वो जो फैक्ट्री में जो काम होगा, 10 दिन में वो उसकी कम से कम 1000 यूनिट बन जाएँगी। तो उसकी लागत में भी कमी आई और वो सस्ता भी था और उसको यहाँ बेचना भी आसान था। तो धीरे-धीरे यहाँ का जो माल है वो बहुत महँगा होता गया अपने ही देश में
और दूसरी तरफ जो ब्रिटेन है वो उनको निर्यात पे भी भारतीय माल को इंग्लैंड में निर्यात जो किया जा रहा था उसके ऊपर भी भारी सीमा शुल्क लगाने लग जाता है। तो दोहरी मार पड़ रही थी। तो आगे इसी को देखते हैं, इसी सवाल को। भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। सबसे पहले कपड़ा उत्पादन पर नज़र डालते हैं। देखिए ये प्रिंटिंग जो है कितनी अच्छी प्रिंटिंग है यहाँ की, है ना? बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। थोड़ा बहुत भी नहीं, कोसों आगे था। अब ये देखो बंगाल विजय कौन-सी थी? हम इसके बारे में पहले के चैप्टर्स में भी लगातार पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर 1757 का पलासी का युद्ध होता है। कौन-सा युद्ध होता है? ये पलासी का युद्ध होता है। जिसके कारण यहाँ पर जो बंगाल की जो दीवानी के अधिकार हैं धीरे-धीरे वो कंपनी को मिल जाते हैं। फिर 1764 में हम एक और 1765 में हम एक और युद्ध देखते हैं। ये कौन-सा होता है? बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में युद्ध से क्या हालात क्रिएट हो जाते हैं कि यहाँ पर पूरे भारत में ब्रिटिश जो सत्ता है वो धीरे-धीरे ईआईसी जो है वो अपने पैर जमा लेती है। और उसके साथ-साथ 5 साल बाद ही एक ऐसी घटना होती है, वो क्या होती है 1770 में। 1770 में बंगाल में एक अकाल पड़ता है। ये कोई एकदम से तो नहीं पड़ता है बंगाल में जो अकाल है। इसकी वजह से यहाँ की 1/3 आबादी जो है वो ख़त्म हो जाती है। क्या होता है? यहाँ की आबादी अकाल में ख़त्म हो जाती है, यानी कि 1 करोड़ लोग मारे जाते हैं। ठीक है? यहाँ पे इस अकाल के कारण 1 करोड़ लोग मारे जाते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 करोड़ तो आबादी थी उस वक़्त तक, है ना? ये सारा जो नुकसान होता है, ये भारतीय शिल्पियों को, भारतीय बाज़ारों को, भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुँचाता है। अब ये बता रहा है कि बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय से पहले 1750 के आस-पास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये इम्पोर्टेंट आ जाता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया यानी जावा, सुमात्रा और पेनांग और पश्चिमी और मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था, भारी डिमांड थी। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। इसके फलते-फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है, जिसे हम देखेंगे। ठीक है, अब ये जो ऊपर जो चित्रकारी दी गई है, ये इसे क्या कहा जाता है? पटोला बुनाई कहा जाता है, जो मध्य में देखने को मिलती है। ठीक है, पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का बड़ा बाजार था। वहाँ यह स्थानीय जो परंपरा है, उस बुनाई की जो परंपरा थी, उसका हिस्सा बन गई थी। देखिए, इंडोनेशिया में भी इस पटोला बुनाई का काफ़ी बड़ा मार्केट था। अब शब्दों में इतिहास छिपा है, इसको देख लेते हैं। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसूल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। देखिए, अब इसको इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन यानी मलमल कहने लगे। तो ये किस मलमल जो नाम है वो कैसे पड़ा था? ये अरब के व्यापारियों ने जब इराक के मोसूल शहर में इस कपड़े को देखा, तो इसे वो मसलिन कहने लग गए। ठीक है, मसलिन को ही मलमल कहा जाने लगा। जल्द ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिणी पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला था। वास्को डी गामा आया था यहाँ पे। यहाँ से वे मसालों के साथ-साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहा जाने लगा। क्या कहने जाने लगा है? कैलिको, कालीकट की वजह से। बाद में हर सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। अब आगे एक जो चित्र दिया गया है उसमें एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं, जिसमें 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। ये एक ऑर्डर भेजा गया है। बही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,79,000 थानों का ऑर्डर मिला था। यदि आप इस बही के पन्नों को पलटते तो आपको पता चल जाता कि उसमें सूती और रेशमी कपड़ों की 98 किस्मों का जिक्र किया गया है। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। ये देखिए, ये एक उस टाइम का बही खाता जो है वो इंग्लैंड का वो दिया गया है। उसमें 98 किस्मों के बारे में बताया गया है सूती और रेशमी कपड़ों की। अब ये देखिए,
अब गौर से देखिए कि बही में किस तरह से एक-एक चीज़ की कीमत लंदन में तय कर दी गई थी। ये सामान मँगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देना पड़ता था, क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने, ज़रूरी कपड़े बनवाने और उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय तो लग ही जाता था। जब कपड़े के थान लंदन पहुँच जाते थे, तो उन्हें नीलामी के ज़रिए बेचा जाता था। अब ये देखिए जामदानी बुनाई जो है ये एक 20वीं सदी की शुरुआत का जो एक तरीका बताया गया है जामदानी बुनाई। जामदानी भी एक तरह का बारीक मलबल होता है जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। इनका रंग प्राय स्लेटी और सफ़ेद होता है। आम तौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था जो इस चित्र में दिखाई दे रहा है। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत यानी जो वर्तमान में यूपी का जो क्षेत्र है, लखनऊ जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। और अगर ये पूछा जाता है कि जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं जामदानी बुनाई के, तो वो कौन से थे? ढाका और लखनऊ थे। अब इसी तरह से देखिए, अब इसी बही में दिए गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखो। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उसमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें ये व्यापारी शेड्स, कोसा या खस्सा और बंडाना कहते थे। क्या आप जानते हैं अंग्रेजी का शेड्स कहाँ से आया है? जी हाँ, ये हिंदी के छींट शब्द से ही निकला है। हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़े को कहा जाता है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्तियों, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड की रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहना करती थी। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले में या सिर में पहने जाने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता था। यह शब्द हिंदी भाषा के बांधना, बंडाना जो है ये हिंदी शब्द के जो है बांधना शब्द जो है उससे निकला है, उससे बना है। देखिए ये देखिए कितनी खूबसूरत प्रिंटिंग है ना? उनसे निकला है। इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसे बहुत सारी किस्म के कपड़े थे जिन्हें बांधने और रंग साजी की विधियों से ही बनाया जाता था। अब ये जो एक कपड़े की जो छपाई का प्रिंट जो हमें दिखाया गया है, ये मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े पर छपाई छींट का काम किया गया है। ये 19वीं सदी के मध्य का है। ईरान और यूरोप को निर्यात होने वाले छींट का यह बढ़िया उदाहरण है। अब देखिए इसके अलावा बही में कई प्रकार के दूसरे कपड़ों का भी जिक्र है, जिनके नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखे गए हैं। जैसे कासिम बाजार का कपड़ा है, पटना का है, कलकत्ता, उड़ीसा और चारपुर। कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर। इन शब्दों के व्यापारिक प्रयोग से पता चलता था कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। अब ये क्या है? बंडाना डिज़ाइन क्या है? बांधनी डिज़ाइन क्या था? ये 20वीं सदी के प्रारंभ में शुरू हुआ था और कपड़े के मध्य में गुजराती लकीरों को देखिए। आप जानते हैं यह क्यों है? दरअसल इस ओढ़नी में 2 बाँध कर रंगे गए रेशमी कपड़े के टुकड़ों को सोने की कढ़ाई के ज़रिए एक दूसरे में सी दिया गया है। बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। ठीक है? अब आगे देखिए यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते-आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित किया और संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता है। तो अभी हमने जो पढ़ा था कि कैलिको क्या चीज़ थी? कैलिको थी कालीकट, है ना? कालीकट जो बंदरगाह है केरल का, वहाँ के नाम पर ही इस कपड़े का नाम पड़ गया था सूती वस्त्र का, जिसे कैलिको कहा जाता था। और जब इसके निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा था, भारत से इसको निर्यात ना किया जाए, क्योंकि इंग्लैंड के जो सूती और जो रेशमी कपड़े हैं या ऊन निर्माता हैं, उनका विरोध हो रहा था। उनके द्वारा विरोध किया जा रहा था, तो इस जो एक नया चार्टर जो बनाया गया था, उसको भी कैलिको अधिनियम ही
कहा गया था। उस समय इंग्लैंड में नए-नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे, ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिक सके। इसी क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिज़ाइन तैयार किए जाने लगे। यानी कि अब ये वहाँ से कपड़ा जो मंगवा रहे हैं वो प्लेन मंगवा रहे हैं, प्रिंटिंग वाला नहीं मंगवाते थे, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती थी और जो इंग्लैंड का कपड़ा है वो बिक नहीं पाता था। तो अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि ये जो छींट वगैरह की जो प्रिंटिंग थी, वो सब भी इंग्लैंड में ही करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके ऊपर अब सफ़ेद और प्लेन जो कपड़ा था वो मंगवाया जाने लगा। भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की जरूरत दिखाई देने लगी। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड ऑकराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया। वैसे हम पढ़ते हैं कि जेम्स वॉट ने किया था भाप के इंजन का आविष्कार, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि 1786 में रिचर्ड ऑकराइट ने किया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दोनों ध्यान रखिएगा कि 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया और 1786 में रिचर्ड ऑकराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, जिसके बाद सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल लिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। स्पिनिंग जेनी जो हम लोग देखते हैं, एक ऐसी मशीन होती है जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियां अपने आप घूमने लग जाती थी। अब देखिए, इसके बावजूद दुनिया के बाजारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा जो है वो 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन जब हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जब बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई थी, कब मिल गई थी? कब मिल गई थी? ये मिल गई थी 1765 में। यानी कि 1765 के बाद जब इसका बक्सर का युद्ध हो जाता है तो कंपनी को उसके दीवानी अधिकार मिल जाते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अब सोने चांदी को ब्रिटेन से मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करते और उसी पैसे से कपड़ा खरीदते। तो ये अब एक दोहरी मार इनके ऊपर पड़ रही थी। अब ये देखिए, एक जो चित्र दिया गया है, ये कोचीन स्थित डच बस्ती का समुद्र से दिखता हुआ दृश्य है 17वीं शताब्दी में। जैसे-जैसे यूरोपीय व्यापार फैला, भिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियां भी बनने लगी। कोचीन में डच बस्तियां 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। बस्ती के चारों की तरफ किलेबंदी को देखिए, ये हम वो पढ़ चुके हैं कि गैरिसन जो किले बनाए जा रहे थे, इन्हीं की सुरक्षा के लिए ही थे। फिर 18वीं सदी के आखिर में बुनाई के मुख्य केंद्र कहाँ-कहाँ थे? तो देखिए, ये बुनाई के जो केंद्र दिए गए हैं, ये तत्कालीन भारतीय उपमहाद्वीप में दिए गए हैं, जिसमें सफ़ेद कपड़ा कहाँ बनाया जाता था, चेक और धारीदार कहाँ बनाया जाता था, शिंट्स कहाँ बनाया जाता था और सिल्क कहाँ बनाया जाता था। ये इनके निशान दिए गए हैं। देखिए, हम सिर्फ कपड़े के बारे में बात करते हैं कि कौन-कौन से जो क्षेत्र थे भारतीय उपमहाद्वीप के, जैसे लाहौर है, पंजाब है, सरहिंद, समाना, दिल्ली, आगरा, जयपुर, सांगानेर, सिंध, पत्तन, अहमदाबाद, गुजरात, सिरोंज, अवध, बनारस, पटना, बिहार, बंगाल, कलकत्ता, ढाका, है ना? ये सारे जो क्षेत्र हैं यहाँ पर, और भी आगे देखिए, बुरहानपुर, गोलकुंडा, कोरोमंडल जो तट है, सेंट थॉम, मदुरा, कालीकट, गोवा, मसूलीपट्टनम, पेताबोली, पुलिकट, मद्रास, पांडिचेरी, नागापट्टनम, तंजौर, ये सारे क्षेत्रों में किसी में सफ़ेद, किसी में चेक और धारीदार कपड़ा, किसी में शिंट्स और किसी में सिल्क बनाया जा रहा था। अगर हम देखें इस नक्शे को ध्यान से, तो हम देखते हैं कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों पर केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से था। डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र में अपना माल दूर-दूर तक आसानी से भेज सकते थे। 19वीं सदी के प्रारंभ में जब रेलवे की शुरुआत नहीं हुई और सड़कें अभी बननी शुरू ही हुई थी, तब भी इसकी काफ़ी डिमांड थी। अब देखिए, पूर्वी बंगाल, जिसे अब बांग्लादेश कहा जाता है, स्थित ढाका 18वीं शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। यह शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए प्रसिद्ध था। ये हम पढ़ चुके हैं कि जामदानी बुनाई और मलमल की जो बुनाई है, उसके लिए ढाका का क्षेत्र सबसे ज़्यादा फेमस था।
यदि आप नक्शे में भारतीय दक्षिण भाग को देखें तो मद्रास से उत्तरी आंध्र तक फैले हुए कोरोमंडल तट के साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक और समूह दिखाई पड़ता है। पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित था। अब आगे देखिए, बुनकर कौन थे? अब हम देखते हैं कि बुनकर कौन थे। बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के ही कारीगर होते थे। अब ये वर्ड याद रखने हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को ये लोग आगे बढ़ाते थे, जिसे बंगाल में तांती कहते थे, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन और दक्षिण भारत के साले व कैकोलार और देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे होता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे, क्योंकि ये इनकी आजीविका के स्रोत भी थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। ज्यादातर समुदायों में बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की जरूरत होती थी, जो ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर होने वाली बुनाई, उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। अब इसी तरह से बंगाल का एक तांती बुनकर है, जिसे इसका जो चित्र है बेल्जियन चित्रकार सोलोमिस द्वारा बनाया गया है 1790 के दशक में। इस चित्र में तांती बुनकर जो है गड्ढे वाले करघे में काम कर रहा है। क्या आप जानते हैं गड्ढे वाला करघा क्या होता है? अब इसी तरह से देखिए, भारतीय कपड़े का पतन कैसे शुरू हुआ। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला, भारतीय कपड़े को अब यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था, क्योंकि अब ये जो कपड़ा है सिर्फ भारत में ही नहीं बनता, बल्कि विदेशों में, ब्रिटेन में भी बन रहा था और वहाँ पर वो मशीनों से बनाया जा रहा था। तो पहली चीज़ तो समय अंतराल ही काफ़ी हो जाता था कि एक चीज़ को बनाने में, क्योंकि मैनुअली बन रहा था भारत में, है ना? छोटे-छोटे से इक्विपमेंट्स की सहायता से बना रहे थे और वहाँ ब्रिटेन में वो मशीनों की सहायता से बन रहा था, जिसपे लागत भी कम थी और समय भी कम लग रहा था और वो सस्ता भी था। तो भारतीय कपड़े को ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ रहा था। दूसरा ये था कि भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात करना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिया था। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। 19वीं सदी की शुरुआत में भारतीय कपड़ा जो है वो अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर हो गए थे। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए, जिनकी सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्तियों के लिए बुनकरों को जो पेशगी, जो एडवांस देना होता था, वो भी बंद कर दिया। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार-बार सरकार से गुहार लगाई। अब ओरांग क्या होता है? फारसी भाषा में गोदाम को ओरांग कहा जाता है। वहाँ बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करके रखा जाता है। वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल होता है। अब देखिए, हम भूखों मर जाएँगे, ये व्यापारिक बोर्ड की जो कार्रवाइयाँ होती हैं, जब ये भारतीय बुनकर जो गुहार लगाते हैं। 1823 में भारत की कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिलता है, जिसमें ये कहा गया, हमारे पुरखे और हम लोगों को कंपनी से पेशगी मिलती थी, एडवांस मिल जाता था, जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर अपने-अपने परिवारों का पेट पालते थे। अब हमारी बदनसीबी यह है कि अब ओरांग खत्म कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को और हमारे परिवारों के पास आजीविका के साधन नहीं बचे हैं। हम बुनकर हैं और कोई दूसरा कारोबार नहीं जानते। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड, व्यापार बोर्ड हम पर कृपा नहीं करता और हमें कपड़ों के ऑर्डर नहीं देता है, तो हम भूखों मर जाएंगे। कृपया इसे अपने अखबार में प्रकाशित करें। ये एक और दिया गया है, एक इलस्ट्रेशन हमें दिया गया है। ये कहा गया है कि 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार के नाम भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा का वर्णन इस तरह से बताया है। सेवा में संपादक समाचार, मैं कताई कामगार हूँ। भारी कष्ट के साथ मैं यह पत्र लिख रही हूँ।
कृपया इसे अपने पत्र में प्रकाशित करें। जब मेरी उम्र 22 साल की थी तभी मेरे पति का देहांत हो गया था। मेरी 3 बेटियां थीं। जब मेरे पति का देहांत हुआ हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। उनके श्राद्ध के लिए मुझे अपने गहने बेचने पड़े। जब हम भूखों मरने की हालत में पहुंच गए तो भगवान ने मुझे जिंदा रहने का एक रास्ता दिखाया। मैं तकली और चरखे पर सूत काटने लगी। बुनकर हमारे घर आते और 3 तोले प्रति रुपए की दर से 3 तोले प्रति रुपए की दर से सूत खरीद कर ले जाते। बुनकरों से मुझे जितनी पेशगी चाहिए होती थी मुझे मिल जाती थी। इस तरह हम खाने पीने और कपड़ों के बारे में निश्चिंत रहने लगे। कुछ सालों में मैंने 28 रुपए इकट्ठा कर लिए। इस पैसे से मैंने अपनी एक बेटी का ब्याह किया। इस तरह मेरी तीनों बेटियां अपने अपने घर चली गई। आज देखो 28 रुपए, कितना फ़र्क आ गया है इसकी वैल्यू में। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज 28 रुपए की कीमत क्या है और पहले 28 रुपए की कीमत क्या है ना? अब 3 साल से हम दोनों औरतें, मेरी सास और मैं दाने-दाने को तरस रहे हैं। अब सूत कातने खरीदने वाले बुनकर हमारे पास नहीं आते। अगर मैं बाज़ार में सूत बेच देती हूँ, तो पहले के मुकाबले 1/4 दाम भी नहीं मिलते। समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। मैंने बहुतों से पूछा है, लोग कहते हैं कि बाहर से जो विलायती सूत आयात किया जा रहा है, बुनकर वही सूत खरीद कर कपड़ा बनाते हैं। लोग इस सूत का बना कपड़ा 2 महीने भी नहीं पहनते, वह गलकर तार-तार हो जाता है। तो अब ये कष्टों में फँसी हुई एक कताई कामगार की आप बीती है जिसे उसने एक पत्र में लिख कर भेजा, ठीक है? लेकिन अभी असली दुर्दिन तो आने बाकी थे। हे प्रभु! लेकिन असली दुर्दिन तो अभी आने वाले थे। 1830 के दशक तक भारतीय बाज़ार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए थे, यानी कि हर तरफ भारतीय बाज़ार में ब्रिटेन से बना हुआ सूती कपड़ा ही दिख रहा था। दरअसल 1880 के दशक तक तो यह स्थिति हो गई कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत खराब होती गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर ही अपनी आजीविका चला रही थी, बेरोजगार हो गईं। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसकी वजह थी कि कपड़ों की कुछ किस्मों पर मशीनों पर नहीं बन सकती थी। भला जटिल और मन भावन किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे? इन कपड़ों पर की न केवल रईसों के बीच में बल्कि मध्यम वर्ग में भी काफी मांग थी और न ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। आपने पश्चिमी भारत में स्थित शोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र जरूर सुना होगा। ये कपड़ा उत्पादन केंद्र ही थे। ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। बाद में जब राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और हाथ से बुने कपड़े ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दे दी गई। आइए देखिए कि आजीविका के साधन गंवा चुके बुनकरों, सूत काटने वालों का क्या हुआ। उनमें से बहुत सारे तो खेतीहर मजदूर बन गए, कृषक बन गए और कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए और बहुत से देश के बाहर अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए। इनमें से कुछ हथकरघा बुनकरों को बम्बई, जिसे अब मुंबई कहते हैं, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर और कानपुर में नए खुले कपड़ा कारखानों में नौकरी भी मिल गई। सूती कपड़ा मिलों का उदय देखिए। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित होती है। यह कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफी निकट था जहां कपास की खेती की जाती थी। जब वहां सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। अब ये देखिए, एक कपास कारखाने में काम करती मजदूर महिलाएं। सन 1900 के लगभग राजा दीनदयाल द्वारा लिया गया चित्र है ये। कताई विभाग में ज्यादातर मजदूर महिलाएं होती थी जबकि बुनकर विभाग में ज्यादातर पुरुष होते थे।
अब देखिए, सन 1900 तक आते-आते बम्बई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। 1900 आते-आते बम्बई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। इसमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी, जो चीन के साथ व्यापार के ज़रिए काफ़ी पैसा कमा चुके थे। इस दौरान दूसरे शहरों में भी कई ऐसे कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खोला गया। अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित यानी जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार, खेतिहर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे पहली समस्या तो यही थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। ज़्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थीं। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था। परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्रोत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में काफ़ी कमी आ गई थी और सैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था ऊपर, प्रगलन। ये चट्टान या मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने या धातु की बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया है, जिससे कोई नई चीज़ बनाई जा सके। अब हम इसी के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, 18वीं शताब्दी के जो अंत में टीपू सुल्तान की जो तलवार है, इसको दिखाया गया है। इसकी जो मूठ है, उसके ऊपर कुरान की आयतें ली गई हैं, जिसमें युद्ध में फतेह के संदेश दिए गए हैं। गौर से देखिए, गौर से देखिए कि शेर का सिर मूठ के निचले सिरे की तरफ है। शेर का जो मुंह दिया गया है, मूठ के निचले सिरे की तरफ दिया गया है। अब आगे देखिए, भारतीय इस्पात और लौह धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। ये वही टीपू सुल्तान है जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया था और अंग्रेजों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी और तलवार लिए हाथों में लड़ते लड़ते मारे गए थे। टीपू की विश्वविख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के टीपू की विख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों है? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस वुड्स स्टील की जो तलवारें थी, बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इनकी बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया है कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में वुड्स स्टील किस तरह से बनाया जाता था। इन भट्टियों में लोहे को काठ कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ावों को नियंत्रित करते हुए प्रगालक इस्पात की सिल्लियां तैयार करते थे, जिसका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वुड्स असल में कन्नड़ शब्द उक्कू और तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उरुक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है, अपभ्रंश रूप है। भारतीय वुड्स स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफी आकर्षित किया। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक 1818 से 22 तक अध्ययन किया, परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड्स स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ था? भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया। भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लौह और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लौह और इस्पात ने ले लिया। अब यहाँ का जो इन्होंने जो लौह इस्पात का जो उद्योग है, वो भी इन्होंने तबाह कर दिया है।
गांवों की उजली भट्टियां। वुड्स स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी, परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। खास तौर से बिहार और मध्य भारत के हरेक जिले में ऐसे प्रगलक कारीगर थे कारीगर थे जो लोहा बनाने के लिए लौह अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। इसी लोहे से कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। ज्यादातर भट्टियां मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। प्रगलन का काम पुरुष करते थे, जबकि महिलाएं धोंकनी चलाती थी। ये कोयले को लगातार दहकाने के लिए हवा फेंकती रहती थी। अभी एक एक ये जो चित्र दिए गए हैं, देखिए ये एक भट्टियों के चित्र दिए गए हैं कि कैसे लोहे की भट्टियां बनाई जाती हैं, कोयला वगैरह डाला जाता है, कैसे उसको अलग अलग पिघला कर रखा जाता है। इस तरह के चित्र को देखने पर मध्य भारत का एक गांव जहां लौह प्रगालकों का अगारिया समुदाय रहता था। अगारिया जैसे कई समुदाय लोहा बनाने में माहिर थे। 19वीं सदी के आखिर में बार बार पकड़े पड़े अकाल की वजह से भारत के सूखे इलाके पूरी तरह तबाह हो चुके थे। मध्य भारत में बहुत सारे अगारिया कारीगरों ने काम करना बंद कर दिया, गांव छोड़ दिया और रोजी रोटी की तलाश में दूसरे इलाकों में चले गए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने दोबारा कभी भट्टियां नहीं चलाई। 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे का प्रगलन जो हुनर था वो खत्म होने लग गया था। ज्यादातर गांवों में भट्टियां ठंडी पड़ चुकी थी और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। इसकी एक वजह तो नए वन कानून ही थे, जिसके बारे में हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। जब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी, तो लोहा बनाने वालों को कोयले के लिए लकड़ी कहाँ से मिलती और लौह अयस्क भी वे कहाँ से ला सकते थे। वन कानूनों को नजरअंदाज करते हुए वे अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाते लकड़ी इकट्ठा करके लाते थे, पर बहुत लंबे समय तक वे केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते थे। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पेशा ही छोड़ दिया और आजीविका के दूसरे साधन ढूंढने लगे। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रगालकों को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाना पड़ता था, जिससे उनकी आय गिर जाती थी। 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात भी होने लगा। भारतीय लुहार भी घरेलू बर्तन और औजार के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे। इसकी वजह से स्थानीय प्रगालकों द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग कम होने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई। अब ये देखिए, एक व्यापक उद्योग क्या था। प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग की एक रिपोर्ट क्या कहती है कि एक जमाने में लोहा प्रगलन भारत का एक बहुत व्यापक उद्योग था, जो सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र के विशाल बलुआ मैदानों के अलावा शायद ही ऐसा कोई जिला था जहां धातु मल न दिखाई देता हो। यहाँ के आदिम लोहे प्रगालकों को ऐसे भंडारों से अयस्क हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होती थी, जिन पर कोई यूरोपीय लोह विशेषज्ञ एक पल के लिए विचार करना भी उचित नहीं समझेगा। तो ये वाले तो हमारे जो भारतीय जो कामगार थे, जो प्रगालक थे, वो डरते नहीं थे और हर तरह से तैयार रहते थे। लेकिन ब्रिटेन से आयात किया जाने लग गया था। ठीक है, ब्रिटेन को निर्यात तो बंद ही कर दिया है, वहां से आयात किया जाने लगा और उसी के औजार बर्तन सब बनाए जाने लग गए थे। भारत में लौह इस्पात कारखानों का उदय यह साल 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेद जी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। वे भारत में एक आधुनिक लौह और इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीने और काफी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेद जी टाटा भारत में बड़ा लौह और इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे। इसके लिए उनकी पहली शर्त यह थी कि उम्दा लौह अयस्क भंडारों का पता लगा लिया जाए। एक दिन कई घंटों तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराबजी टाटा एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लौह अयस्क ले जा रहे हैं। ये अगरिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वे अयस्क कहाँ से लाए हैं, तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। वेल्ड और दोराबजी घने जंगलों से होते हुए काफी देर बाद थककर उस पहाड़ी पर जा पहुंचे।
पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज़ की तलाश थी वो मिल चुकी है। रजहारा पहाड़ियाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी, लेकिन यहाँ पर एक परेशानी थी कि ये सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास पानी नहीं था। लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अगरिया समुदाय के लोगों ने ही लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में उनकी मदद की, जहां से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति आपूर्ति की गई। कुछ साल बाद सुबर्ण रेखा नदी तट के पर बहुत सारा जंगल साफ करके एक फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई, जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन शुरू होने लगा। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी। 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ पर भारी मांग थी। काफी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। जब तक टिस्को की स्थापना हुई थी तब हालात बदलने लगे थे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारतीय गिरावट हो गई और रेल की पटरियों के बीच में भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गया। जब युद्ध लंबा खिंच गया और टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के लिए पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया। 1919 तक स्थिति यह हो गई कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीता, टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए टिस्को को अपनी क्षमता और फैक्ट्री का आकार बढ़ाना पड़ा। विस्तार का यह काम युद्ध के बाद भी चलता रहा। इस क्षेत्र में नए विद्युत संयंत्र और बॉयलर संयंत्र बनाए जा रहे हैं। जमशेदपुर 1919। सूती कपड़े की तरह लोहे, ये देखिए ये फैक्ट्री है, ये कारखाना है। सूती कपड़े की तरह लौह और इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ। ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया, सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में इनमें से बहुत सारी मांगें माननी पड़ी। अब उस दौरान जापान में भी औद्योगिकरण के शुरुआती वर्ष चल रहे थे। 19वीं सदी के आखिर में जापान के औद्योगिकरण का इतिहास भारत के औद्योगिकरण से बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। भारत में औपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बढ़ाना चाहती थी, इसलिए इसने भारतीय उद्योगपतियों को किसी तरह की सहायता नहीं दी। दूसरी तरफ जापान की सरकार ने अपने देशी उद्योगों को खुलकर बढ़ावा दिया। ये कितना बड़ा फर्क है कि अपने उद्योगों को बढ़ावा देंगे तो तरक्की तो आपकी ही होगी, लेकिन यहाँ पर वो जो औपनिवेशिक सरकार थी, ब्रिटिश राज था, वो भारतीय उद्योगों को चौपट करने में लगा हुआ था। 1868 में जापान की सत्ता संभालने वाले मेजी राजवंश का मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकरण के रास्ते पर चलना चाहिए। इसलिए उसने औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसी क्रम में डाक सेवाओं, टेलीग्राफ, रेलवे, वाष्प चालित जलपोतों का विकास किया गया। पश्चिम से नवीनतम तकनीक का आयात किया गया और उसे जापान की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया। जापानी पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया। निवेश के लिए सरकारी बैंकों से उद्योगपतियों को उदार शर्तों पर कर्जे दिए गए। सरकार ने पहले विशाल उद्योग शुरू किए और बाद में उन्हें सस्ती कीमत पर व्यावसायिक घरानों को बेच दिया। भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व ने औद्योगिकरण के रास्ते में बाधाएं पैदा कर दी थी, जबकि जापान में विदेशी कब्जे के भय की वजह से औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला था। लेकिन इसका एक अर्थ यह भी था कि जापान का औद्योगिक विकास शुरू से ही उसकी सैन्य जरूरतों से जुड़ा हुआ था, जबकि हमारे यहाँ पर जो सॉरी
जो सैन्य ज़रूरतें थी वो ब्रिटिश की थी और उन्होंने ब्रिटेन ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही यहाँ पर विकास किए थे। तो बाकी तो इन्होंने लूटा ही था, चाहे वो सूती वस्त्र उद्योग हो, चाहे वो इस्पात उद्योग हो, चाहे यहाँ के ग्रामीण प्रशासन हो, चाहे यहाँ का आदिवासी समाज हो, चाहे यहाँ की किसानी हो। हर एक क्षेत्र में ब्रिटेन वालों ने, ईआईसी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने और बाद में स्वयं ब्रिटिश क्राउन ने यहाँ के उद्योग धंधों को यहाँ की अर्थव्यवस्था को, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को चौपट कर दिया था। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है ये पूरा होता है। इन सब के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ पढ़ रहे हैं। इसी तरह से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएँ। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ। हार्दिक धन्यवाद, आभार।